वेलकम एवरीबडी टू द सैटरडेज करंट अफेयर सेशन। आज हम सारे रेलिवेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो एक वीक में कवर किए गए हैं द हिंदू में। पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन वक्फ एक्ट 2025। वी ऑलरेडी नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द वक्फ एक्ट 2025 और इसके ऊपर पटिशन डाली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसके ऊपर कुछ चीज़ों को बोलने का काम किया है। तो लेट्स सी कि क्या इशू है और कैसे हम इसे डिटेल में कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर जीएस प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्फ होता क्या है, और फिर ही हम वक्फ एक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो वक्फ क्या है? वक्फ एक प्रॉपर्टी है जिसे यूज़ किया जाता है किस पर्पसेस के लिए? फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल यूज़ अंडर द इस्लामिक लॉ। ना तो इस प्रॉपर्टी को क्या है रिपर्पस किया जा सकता है और ना ही इस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है दोबारा बेचा जा सकता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज की जो टैकलमेंट होगी या मैनेजमेंट होगी उसी चीज के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी, व्हाट वाज कॉल्ड एज वक्फ एक्ट 2025। अगेन रिपीटिंग दिस, वक्फ जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जाती है। कहां पे? अंडर द इस्लामिक लॉ। ना तो इसे सेल किया जा सकता है ना ही इसे रिपर्पस किया जा सकता है। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए, इनकी मैनेजमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था रिसेंटली, व्हाट वाज कॉल्ड एज वक्फ एक्ट 2025, जिसको पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ बोलने का काम किया है। लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले लेट्स सी कि जो प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू वक्फ एक्ट वो क्या है। गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी अमेंडमेंट्स थी जो करी थी विद रिस्पेक्ट टू वक्फ एक्ट, जिनके ऊपर काफी कंटेंशियस इश्यूज रेज करी गई। सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ वक्फ। ये क्या बोलता है कि ओनली द लॉफुल ओनर कैन डेडिकेट द प्रॉपर्टी एज वक्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को फॉर रिलीजियस पर्पसेस देना चाहता है या चैरिटेबल पर्पसेस डोनेट करना चाहता है तो वो तभी ही कर सकता है अगर वो इंडिविजुअल उस चीज का क्या है लॉफुल ओनर है। कोई भी जो कंट्रोवर्सी है या कोई भी ओनरशिप को लेकर कोई भी इशू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज सर्वे ऑफ द वक्फ। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर बोल दो चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलने का काम कर दो, वो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का क्या करेगा, सर्वे करने का काम करेगा। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एग्जिस्ट नहीं करती थी, रादर ये किसके पास थी, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सर्वे कमिश्नर। तो अब ये सर्वे कमिश्नर से लेकर किसे प्रोवाइड करी गई है दोबारा से, दैट इज टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके अंदर एक और प्रोविजन है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट लैंड को कभी भी वक्फ जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने का काम करती है, तो गवर्नमेंट लैंड को आप रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट करने का काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर गवर्नमेंट ने एक क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्रिएट करने का काम किया गया है। आप लोगों ने तब भी देखा होगा जब इस एक्ट को पास किया गया था, तो इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जो इशू है, पार्लियामेंट में भी डिबेट जो है इस टॉपिक के ऊपर या इस पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर ज्यादा चलाई गई थी। ये क्या बोलता है कि जो काउंसिल है इट विल बी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द वक्फ। ज्यादातर ये होम मिनिस्ट्री रहने का काम करते हैं। इसके अंदर एमपीज भी होंगे, एमिनेंट पर्संस भी होंगे, रिटायर्ड जजेस भी होंगे, एंड कौन भी होगा, मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट्स भी होने का काम करेंगे। यहां तक बात को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन जो इशू है या कंट्रोवर्सी किस चीज के ऊपर क्रिएट हुई थी, दैट ऑल द मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम्स। लेकिन इसके साथ साथ क्या बोला गया कि एटलीस्ट 2 वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स जो है उन्हें भी बीच में इस काउंसिल में क्या किया जाएगा, इंक्लूड करने का काम किया जाएगा। This particular provision with respect to the inclusion of 2 non-Muslim members created a huge controversy with respect to this particular act, जो एक मेजर बेसिस भी बना इसके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रोविजन है। आगे चलते हैं कि रादर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर क्या बोलने का काम किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सबसे पहले पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर है, हमने ऑलरेडी देखा क्या करने की, प्रॉपर्टी को सर्वे करने की, इट है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी, वो क्या कर दी गई है, इट हैज बीन स्टेड करने का रीजन हमें ऑलरेडी मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। हमारा गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है वो किस चीज के ऊपर चलती है, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। एंड स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव इस तरीके से पावर्स में सेपरेशन रहने का काम करता है। तो रादर यहां पे आप सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करने का काम कर रहे हो। इसी चीज की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है,
रादर वो इस पावर्स को परफॉर्म नहीं करने का काम कर सकता है। उसकी पावर जो है टू डिक्लेयर अ वक्फ प्रॉपर्टी एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इंक्वायरी जो है वो क्या कर दी गई है, स्टे करने का काम कर दिया गया। रीजन हमने ऑलरेडी दिखा गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। साथ ही के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलने का काम किया है, दैट पावर टू रिटेन वक्फ स्टेटस स्टैंड्स ड्यूरिंग इंक्वायरी, वक़्फ़्स not to be disposed, no third party rights to be created until final decision is done by the वक़्फ़ ट्रिब्यूनल। तो रादर रिलीजियस राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलने का काम किया कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर कुछ इशू चलने का काम कर रहा है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या कुछ और है, विद इन द प्रोसेस आप क्या नहीं कर सकते, ना तो इसे डिस्पोसेस कर सकते हो, ना ही इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी के राइट्स क्रिएट करने का काम कर सकते हो। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का, तब तक इसका कोई भी जो स्टेटस है वो क्या नहीं होगा, चेंज करने का काम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द वक्फ बोर्ड्स। यहां पे वो क्या बोलने का काम कर रहा है कि कह रहा द न्यू लॉ अलाउड फॉर अ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी इन वक्फ बोर्ड्स एंड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। हमें ऑलरेडी देखने का काम किया, प्रोविजंस के अंदर के दो नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। अब ये क्या बोलता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कितने मेंबर्स होंगे, 22 मेंबर्स होने का काम होगा, विच शेल नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट 2 जो है वो होने ही चाहिए। इट इज टू डन प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कम्युनिटीज राइट टू रिलीजियस सेल्फ मैनेजमेंट। तो रादर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम जो है वो किया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका लॉ है रिस्पेक्टिवली किस चीज के लिए है, नॉन मुस्लिम्स की जो है कहीं ना कहीं मेजोरिटी हो सकती है वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, रादर उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिमिट लगाने का काम किया, कितने मेंबर्स को ही आप इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट रिलीजियस राइट्स जो है कम्युनिटीज के स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। इन ओवरऑल अगर देखा जाए जो ये 3-4 आपके पास प्रोविजन आने का काम किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, इट हैज ट्राइड टू बैलेंस minority rights as well as the state oversight by promoting inclusive representation। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपका बेस जो है वो क्या ही रहेगा, दैट विल रिमेन सेकुलरिज्म। तो उसके बेसिस के ऊपर ही हम कंक्लूजन बनाने का काम करेंगे कि हम राइट्स को साथ ही के साथ क्या स्टेट ओवरसाइट एज वेल एज मिनॉरिटी राइट्स दोनों को हम क्या करने का काम कर रहे हैं, बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। तो रादर अगर वक्फ का एक्ट आएगा तो 2 चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, एक तो क्या प्रोविजंस है, पहली बात इस प्रोविजंस को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज को रेज किया गया है, दूसरी बात, और तीसरा आपके पास क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनके ऊपर कुछ क्या किया है, बोलने का काम किया है। आई होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड टॉपिक, वेरी इजी, दैट इज राइजिंग ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। ये हमने 2 क्लासेस पहले जो हम सैटरडे में करंट अफेयर्स की क्लास रहते हैं, हमने तब भी डिस्कस करने का काम किया था विद रिस्पेक्ट टू माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में। मैंने तब भी आपको बताने का काम किया था कि स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हमारे पास 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंडिविजुअल इज पुअर, फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडिविजुअल इज पुअर इट मीन्स द इनकम लेवल्स आर लेस। इफ द इनकम लेवल्स आर लेस, आप एडिक्वेट डाइट को क्या नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जब आप एडिक्वेट डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट करने का काम कर रही है, जो कॉमन सेंस में डिबेट में हमारे पास चलने का काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक डिबेट है, वो डिबेट क्या है कि द इंडिविजुअल्स दैट हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया, इनकम लेवल्स क्या होंगे, राइज होंगे। इनकम लेवल्स राइज होंगे तो मतलब वो एडिक्वेट डाइट को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, उनमें भी आपको अंडर न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलने का काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा स्पेसिफिकली इस कंटेक्स्ट में देखने का काम कर रहा है दैट द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, यहां पे डाइट जो है वो क्या है, इट इज अ हाईली कैलोरी रिच डाइट, जिसके अंदर प्रोटीन लगा लो चाहे आप, और आप क्या भी बोल सकते हो, न्यूट्रिशन रिच डाइट जो है वो क्या नहीं है, प्रिवेलेंट नहीं है। जिस चीज की वजह से
आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट ओबेसिटी लेवल्स जो हैं इन पर्टिकुलर ग्रुप एज में आपको क्या है ज्यादा देखने को मिलने का काम कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास बनने का काम कर रहा है कि क्योंकि ज्यादातर हम इस चीज के साथ एसोसिएट करते हैं कि इनकम लेवल्स लेस हैं, एडिक्वेट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो अंडर न्यूट्रिशन है। लेकिन स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन टायर 1-2 सिटीज लगा लो, चाहे टायर 2 सिटीज लगाने का काम कर लो, जहां पे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनकम लेवल्स अच्छे हैं, उनमें भी आपको न्यूट्रिशन लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, कम देखने को मिल रहे हैं, एंड ओबेसिटी लेवल्स जो है हाई देखने को मिल रहे हैं। जो आपका सारा आर्टिकल है जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारा किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई अगर इस स्पेसिफिक एज ग्रुप की जो ब्रैकेट है इनमें ऐसा क्यों है, डिस्पाइट द गुड इनकम लेवल्स, डिस्पाइट द एक्सेसिबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी, ओबेसिटी लेवल्स जो हैं वो ज्यादा क्यों है। तो उसी चीज को हम देखने का काम करेंगे। जो ये सारी बात है वो किसके ऊपर बेस करने का काम कर रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट दैट हैज बीन मेड बाय द यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या कहने का काम कर रहा है कि देखो एक इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या है, अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट। कह रहा जो ये अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट आगे चलकर देखेंगे क्या होता है, ये एक्सपोज करता है चिल्ड्रन या अडोलोसेंट्स को। स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप की बात कर रहा है, वो एज ग्रुप कौन सा है, दैट इज 15 to 19 ईयर्स ऑफ एज, जो एक्सपोज्ड है अनहेल्दी सेफ एनवायरनमेंट फूड एनवायरनमेंट। क्या है यहाँ पे, जंक फूड हो सकता है, शुगरी ड्रिंक्स हो सकती हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग है, या मैं ये भी बोल सकता हूं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, व्हाट आर कॉल्ड एज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ये अनहेल्दी सेफ एनवायरनमेंट है जिसको जो है चिल्ड्रन या एडोलसेंट क्या हो रहे हैं, ज्यादा एक्सपोज होने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी लेवल्स क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, एंड न्यूट्रिशन लेवल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं। फिर वो क्या बोलता है, कह रहा 1 in 5 चिल्ड्रन 15 to 19 ईयर्स ऑफ एज में अगर देखा जाएगा ग्लोबली आर ओवरवेट, एंड इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है, द चिल्ड्रन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज। फिर वो क्या बोलता है, स्पेसिफिकली अच्छा डाटा है, आप अपने GS2 के अंदर कहीं भी चलाने का काम कर सकते हो। वहां पे ये क्या बोलने का काम कर रहा है, कह रहा ओनली 18% ऑफ 202 कंट्रीज हैव मैंडेटरी न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल मील्स एंड ओनली 19% लेवी टैक्सेस ऑन अनहेल्दी एंड शुगरी फूड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, हमारे पेपर्स में सब्सटेंशिएट करने के लिए, जहां पे वो क्या बोल रहा है कि जो स्कूल मील्स प्रोवाइड करी जाती हैं आपके कहीं ना कहीं स्कूल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स में इतने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलने का काम कर रहे हैं, अगर 202 कंट्रीज में देखा जाए तो सिर्फ 18% कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रही हैं कि बच्चों को स्कूल में जो खाना है वो किस प्रकार टाइप का मिला जाएगा, कितना उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना कैलोरी लेवल होना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करने का काम करेगा। एंड ओनली 19% ऐसी कंट्रीज हैं जो अनहेल्दी फूड्स के ऊपर क्या लगा रही हैं, टैक्स लगाने का काम कर रही हैं। क्यों लगा रही हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इन चीजों के ऊपर अगर आप टैक्स लगाने का काम करेंगे तो रादर कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, आप इन्हें क्या करने का काम कर रहे हो, आप इन्हें डिस्करेज करने का काम कर रहे हो, क्योंकि ये फूड उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो एक चिल्ड्रन या अफोर्डेबिलिटी ग्रुप से बाहर हो जाएगा, तो रादर इनकी कंजम्पशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज करने का काम करेगा। आगे चलते हैं। फिर आपका आर्टिकल क्या बोलने का काम कर रहा है, कह रहा है इसके कुछ रीजंस हैं, और रीजंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। सबसे पहला रीजन तो आपके पास क्या ही एग्जिस्ट करता है, देयर आर पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कह रहा है वीक लीगल प्रोटेक्शंस ग्लोबली। कह रहा है इंडिया के अंदर भी एक मूवमेंट चलाई है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना ही होगा, ईट राइट स्कूल एक इनिशिएटिव चलाने का काम किया गया था। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कह रहा आपने लॉ वगैरह तो बनाने का काम कर लिया, जैसे इंडिया ने भी ये कुछ स्पेसिफिक एक इनिशिएटिव चलाने का काम किया है, लेकिन इन इनिशिएटिव्स की आपको इन्फोर्समेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। रादर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। बुक्स के ऊपर एक इनिशिएटिव चलने का काम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पुअर है। अगर कहीं ना कहीं जंक फूड्स हैं या कुछ ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स चलने का काम कर रहा है, तो उन्हें रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ऑन द ग्राउंड लेवल कुछ ज्यादा नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे भी वो बात कर रहा है, कह रहा आपने ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव चला तो दिया, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए आपने अनहेल्दी फूड्स को स्कूल के अंदर क्या नहीं किया है, बैन करने का काम नहीं किया। जब बैन नहीं किया तो ऑब्वियसली द चाइल्ड हैज अ चॉइस। जब चाइल्ड हैज अ चॉइस और ऊपर से आप टैक्स वगैरह लगाकर उसे डिस्करेज करने का काम भी नहीं कर रहे, एक्सपेंसिव बनाने का काम भी नहीं कर रहे, तो आपका जो मूवमेंट है या जो आपके लीगल इनिशिएटिव्स हैं बहुत ज्यादा आपको क्या नहीं कर रहे, हेल्प करने का काम नहीं कर रहे। उसी तरीके से ये दूसरा रीजन आपको क्या भी बताने का काम कर रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन कैसे कर रहा है, जो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है वो बहुत जल्दी क्या कर रही है, साउथ एशिया में ग्रो करने का काम कर रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जो स्पेसिफिकली किस चीज के ऊपर फोकस्ड है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस्ड है। और यूनिसेफ ने भी यही बात बोलने का काम किया कि रादर इनके ग्रो करने का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट करती है, व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव मार्केटिंग।
मार्केटिंग हो रही है स्कूल सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके माइंडसेट या एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस प्रमोट करने का काम करती है कहीं ना कहीं, जिस चीज़ की वजह से इनकी कंजम्पशन जो है वो क्या कर रही है, ग्रो करने का काम कर रही है। उसी तरीके से अगर आगे चले, फिर वो क्या बोलता है, कह रहा है इसके पीछे कुछ क्या भी हैं, देयर आर सोशल रीजन ऑल्सो। सोशल रीजन में सबसे बड़ा रीजन क्या है, इन्फ्लुएंस्ड। आप लोगों को याद होगा कि हम एथिक्स के अंदर, एटीट्यूड के अंदर कुछ चीज़ें करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस है, परसुएशन है, तो वहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बन सकता है ये आपके लिए। कह रहा है चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर चॉइसेस हो सकता है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होने का काम कर सकता है, जो आपको ऐसी चॉइसेस मेकआउट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकता है कि वी शुड ऑल्सो कंज्यूम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। कह रहा है यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या कर रही है, डबल बर्डन की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। दो प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली चलने का काम कर रही हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है, ओबिसिटी। जैसे मैंने पहले ही बोलने का काम किया कि ये स्पेसिफिकली कहाँ पे देखने को मिल रही है, जो द एज ग्रुप जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, रादर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्योंकि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनकम लेवल्स अच्छे हैं, तो रादर द चिल्ड्रन कैन अफोर्ड अ पर्टिकुलर एडिक्वेट डाइट को अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर अवेयरनेस या बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स या इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारा जो ज्यादातर फोकस है इट इज अपॉन द जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिस चीज की वजह से क्या कर रहा है, ओबेसिटी राइज कर रही है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि जो वो फूड है वो न्यूट्रिशन रिच नहीं है, उसमें एडिक्वेट प्रोटीन वगैरह जो है, विटामिन एग्जिस्ट करने का काम नहीं कर रहा है, तो साथ ही के साथ वो क्या भी प्रमोट करने का काम कर रहा है, अंडर न्यूट्रिशन प्रमोट करने का काम भी कर रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, अगर कभी भी आएगा तो जरूर लिखना है कि इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल बर्डन। उसी तरीके से एनवायरमेंटल भी है, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि कह रहा आपका जो फूड एनवायरमेंट है इट इज डोमिनेटेड बाय चेन आउटलेट्स एंड प्रोसेस्ड फूड सप्लाई चेन्स, कि कहीं भी मार्केट में चले जाओ, स्कूल से बाहर निकलो, एक्सेसिबिलिटी जो है इन पर्टिकुलर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा क्या भी है, चीप है, जिस चीज की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसे क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही डाटा देखा कि ओनली 19% ऐसी कंट्रीज हैं जो इनके ऊपर कुछ क्या लगा रही हैं, टैक्स वगैरह लगाने का काम कर रही हैं इन्हें डिस्करेज करने के लिए। बाकी 81% ऑफ द कंट्रीज में ऐसा कोई भी जो रेगुलेशन है डिस्करेज करने के लिए क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इससे आगे बात आप हमारे पास क्या आती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज। इश्यूज भी बोल सकते हो, चैलेंजेस भी बोल सकते हो। कह रहा अगर आप टैकल भी करना चाहते हो, इसे टैकल करने के अंदर चैलेंजेस हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिनको आपको क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। ओवरकम करने में सबसे पहला इशू क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो कोई भी कंपेन जो है अपनी इमेज को टर्नओवर करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये लोग बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग का यूटिलाइज करते हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, सेलिब्रिटी के इंडोर्समेंट्स करते हैं। तो रादर उस मार्केटिंग को, एग्रेसिव मार्केटिंग सेटअप है जो इन्फ्लुएंस करता है, आपको परसुएड करता है ऐसी चीजों को कंज्यूम करने के लिए, आपको उसे क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। सेकंड वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है हमने पहले ही देखने का काम किया कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इज क्या है, कि हमारी पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स तो हैं लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है। इसके कंटेक्स्ट में वो क्या बात करने का काम कर रहा है, कह रहा आपको मैंडेटरी क्या बनाने चाहिए, न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए फॉर स्कूल इन द मोस्ट कंट्रीज। जो ये फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए हो सकता है कि फॉर एग्जांपल भाई अगर स्कूल में जा रहे हो इस एज ग्रुप के लिए इतनी न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए आपके पास। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 15 to 19 ईयर्स ऑफ के एज स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इतनी न्यूट्रिशनल डाइट डेली लेनी चाहिए। 5 to 10 के हैं तो उन्हें इतनी लेनी चाहिए। स्कूल्स में जो भी प्रोवाइड किया जाता है फूड वगैरह, तो उसे चेक करना चाहिए कि भाई क्या वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से डिस्करेज करने के लिए कह रहा आपको क्या करना होगा, वीक टैक्सेशन है तो टैक्सेशन को आपको क्या करना होगा, एनहांस करना होगा, ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स लगाना होगा सो दैट दीज फूड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव इन नेचर, और ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की अफोर्डेबिलिटी से क्या हो जाए, बाहर होने का काम कर जाए, सो दैट आप इनकी कंजम्पशन को क्या कर पाओ, कम कर पाओ। इसके बाद वो क्या बोलने का काम कर रहा है, कह रहा है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री एंड द पब्लिक हेल्थ गोल्स। हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है। पब्लिक हेल्थ गोल जो है वो किस चीज के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल हेल्दी हो सकता है, फिटनेस होने का काम हो सकता है। इनका जो गोल है वो किस चीज के ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का प्रॉफिट तभी ही गेन होगा अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी, और पब्लिक हेल्थ गोल जो है वो तभी ही फुलफिल होने का काम करेगा अगर कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी। तो दोनों के गोल्स क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसको भी आपको क्या करना होगा, मैनेज करने का काम करना होगा। एंड लास्ट, लोगों के अंदर क्या भी एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ वेरी लो अवेयरनेस के भाई प्रोटीन डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशनल डाइट जो है क्या होती है, कैलोरी रिच डाइट क्या होती है,
अल्ट्रा फूड जो है वो हमारे लिए कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ लाइफ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, कितनी चीज़ को ओबेसिटी मानना चाहिए, कौन सी ओबेसिटी नहीं होती है, तो रादर उन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। तो आर्टिकल एक अच्छा टर्म यूटिलाइज करता है, व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन लिटरेसी। तो कह रहा है ये लोगों के अंदर क्या करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए, तभी ही आप इस प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। ओवरकम करने के बाद ऑब्वियसली हमारे पास क्या अब एग्जिस्ट करेगा, हम कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लेने का काम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड के अंदर ऑब्वियसली देखो आसान है हमारे लिए, अगर हम ऊपर वाले इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे, उन्हें टैकल करने का काम कर लेंगे, तो हमारे पास आधे से सोल्यूशंस वैसे ही आ जाएंगे। सबसे पहला जैसे क्या हो सकता है, दैट आर द लीगल रिफॉर्म्स। हम जितना भी जंक फूड है उसकी सेल को इन द नियर स्कूल इन्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। जैसे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू है, सिगरेट्स है, अल्कोहल है, स्कूल की पेरिफेरी में वो बैन है कि भाई इतने मीटर्स के पेरिफेरी में आप नहीं बेच सकते, सेल नहीं कर सकते, तो वैसा कुछ इसके लिए भी किया जा सकता है। उसी तरीके से फिजिकल टूल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो शुगरी ज़्यादा हैं, जो जंक फूड वाली हैं, इनके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, टैक्स लगाने का काम कर सकते हो। रादर इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय WHO कि आप ऐसा एक मैकेनिज्म इनिशिएट कर सकते हो। न्यूट्रिशनल लिटरेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। वी कैन फोकस ऑन ईट राइट इंडिया, आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। ईट राइट स्कूल कैंपेन जो है आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करने का काम कर सकता है। फिर हमारे पास कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, तो हम उनसे सीख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज ऑफ यूके एंड रशिया। इन्होंने शुगर टैक्स लगाया है। यूके ने इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के ऊपर एडवर्टाइजिंग का बैन लगा रखा है, तो उसे फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में हमें सबको पता है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू SDGs। हमारे पास SDG 2 है, जीरो हंगर, 3 है गुड हेल्थ, 12 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो हम इन चीज़ों को और क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन भी दी है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी 2017। इसे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम कर सकते हैं, टू टैकल द ओबेसिटी लेवल्स, टू रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन लेवल्स एंड टू प्रमोट जो क्या बोल सकते हो, ईट राइट इंडिया कैंपेन हो सकता है, हेल्दी इंडिया हो सकता है। आप कंक्लूजन के अंदर विकसित भारत के कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हो कि विकसित भारत तभी ही बन सकता है, देयर इज अ हेल्दी इंडिया, स्वस्थ इंडिया है तभी ही विकसित इंडिया हो सकता है। तो आई होप सो इट इज इजी। तो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि ओबेसिटी क्या कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके कुछ रीजंस क्या हैं, उसको टैकल करने के लिए कुछ चैलेंजेस क्या हैं, एंड देन उसका वे फॉरवर्ड या उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव टू द आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फिर आपके पास क्या आ रहा है, एक आपके पास आर्टिकल एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर सेफ्टी। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ज्यादातर हेल्थ केयर कंटेक्स्ट में आप आर्टिकल देखने का काम करोगे तो आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करेगा, या वो सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में बात करेगा, या वो क्या करेगा, टर्शरी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की बात करने का काम करेगा। लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा, ये किस चीज की बात कर रहा है, कह रहा जो हेल्थ हॉस्पिटल्स है उनके जो सेफ्टी लेवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट हैं, अच्छे तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रादर इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड टू द वनरेबल इन्वायरमेंट्स, जो उनकी कहीं डिसीजेस के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, रादर उनकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा क्या कर सकता है, एग्जेजरेट करने का काम कर सकता है। इसके लिए आर्टिकल सबसे पहले आपको इसकी सिवियरिटी बताने के लिए आपको डाटा प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। डाटा के अंदर ये आपको क्या बोलता है, देखिए सबसे पहला कह रहा जो ग्लोबल डाटा है वो क्या रिवील करता है आपके पास, दैट 1 in 10 पेशेंट्स एक्सपीरियंस हार्म ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। 10 में से एक पेशेंट ग्लोबली ऐसा है ही है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त या जब वो हॉस्पिटलाइज होता है, उसे कहीं ना कहीं एडमिट करवाया जाता है, तो उसके अंदर उससे क्या होता है, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग द इंडिविजुअल इज हार्म्ड। कह रहा फिर वो क्या बोलता है, while this figure rises to 4 in 10 patients in outpatient care settings। फिर आगे देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी और इस रिसर्च ने क्या बोला कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 5.2 मिलियन आपको क्या देखने को मिलते हैं, मेडिकल एरर्स देखने को मिलते हैं। मेडिकल एरर्स जैसे कि क्या हो गया भी, किसी का फॉर्म गलत भर दिया, किसी की प्रिस्क्रिप्शन गलत भरने का काम कर दिया, किसी को डोजेज वगैरह ऊपर नीचे देने का काम कर दिया। 5.2 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख लोग होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए भाई, 50 लाख लोग होने का काम कर गया। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है, कह रहा स्टडीज शो दैट डॉक्यूमेंटेशन एरर अकाउंट फॉर 32.5% ऑफ द इंसिडेंट। भाई किसी का नाम वगैरह गलत भर दिया, किसी की मेडिकल हिस्ट्री को गलत तरीके से चार्ट करने का काम कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स कंप्राइज 30%। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, आपको टाइम के ऊपर डोजेज नहीं दे रहा, आपको अच्छे तरीके से डायग्नोज नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
प्रिस्क्रिप्शन आपकी गलत फिलअप कर दिया तो उसके लिए भी 25% एरर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं आपको क्या करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए। फिर इसके बाद आर्टिकल क्या बोलता है इस चीज के, वो पर्टिकुलर क्या बताता है आपको, और कुछ रीजंस बताने का काम करता है। और रीजंस में सबसे पहला वो रीजन क्या बताता है, कह रहा है ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, हार्म की जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स हैं, जिस चीज की वजह से पेशेंट्स की क्या होती है, वनरेबिलिटी जो है, डिजीजेस हो सकती है या किसी और प्रॉब्लम्स के लिए एग्जेजरेट करती है, उसका सबसे पहला रीजन क्या है, कह रहा जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर वेरी मच ओवर क्राउडेड, पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है, पुअर सैनिटेशन है, जो हाइजीन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, सैनिटेशन नहीं होगी, हाइजीन नहीं होगी, तो जो एक इंडिविजुअल ऑलरेडी ज्यादा क्या है, कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहा है या उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी वनरेबिलिटी टू द इन्फेक्शियस डिजीजेज और क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, threatens patients in intensive care units and surgical wards. I think it is easy to interpret. ओवर क्राउडेडनेस की वजह से जितने ज्यादा ओवर क्राउडेड होंगे वहां पे उतने ही ज्यादा पेशेंट होंगे, जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे तो हो सकता है किसी से इन्फेक्शन हो जाए, किसी से कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको। उसी तरीके से अगर हॉस्पिटल में खुद में सैनिटाइजेशन नहीं है तो जो इंडिविजुअल्स आईसीयू में हैं, जिनकी सर्जरी हुई है या कहीं और एग्जिस्ट करने का काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर, तो उनकी इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज करने का काम करता है, पहली बात। दूसरा वो बात क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ और रीजन भी है, दैट इज अ पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन कहां पे, बिटवीन द मेडिकल स्पेशलिस्ट्स लीड टू ट्रीटमेंट डिलेज। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी न्यूरो वाला भी है हॉस्पिटल में, किडनी वाले भी हैं, लिवर वाले भी हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो सभी को बीच के एक कंसेंसस क्रिएट करना होगा, सभी को बीच में कोऑर्डिनेट करना होगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, डिजीज को कैसे ट्रीट करने का काम करना चाहिए। जब मेडिकल स्पेशलिस्ट्स में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती है, पुअर कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करता है, अच्छे तरीके से डायग्नोज नहीं करते हैं, कंसेंसस क्रिएट करने का काम नहीं होता है, इस चीज की वजह से कर अल्टीमेट विक्टिम कौन बनता है, दैट इज द विक्टिम। जो इंडिविजुअल हॉस्पिटलाइज्ड है उसका ट्रीटमेंट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिले होने का काम करेगा। उसी तरीके से कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग मेडिकेशंस, एक डॉक्टर कुछ और मेडिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, दूसरा डॉक्टर कुछ और बोलने का काम कर रहा है। मिस्ड डायग्नोसिस, जैसे हमने ऑलरेडी देखने का काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स के अंदर, कि भाई आपको अच्छे तरीके से डायग्नोज नहीं किया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डॉक्टर ने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करने का काम किया है। कह रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं किस चीज के लिए, द पेशेंट्स दैट हैव बीन सीकिंग केयर इन द हॉस्पिटल्स। उसी तरीके से वो तीसरा क्या बोलता है, कह रहा है एक इसका रीजन और है, रीजन क्या है, ओवरबर्डन्ड स्टाफ। अब हमने ऑलरेडी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के अंदर ये देखने का काम किया भी हॉस्पिटल टू डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो क्या है, फॉर एग्जांपल नर्स टू पेशेंट रेशियो जो क्या है, इसके अंदर ओवर क्राउडिंग हमें ऑलरेडी पता चलती है, हमें पता चलता है कि जो वैकेंसीज हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं, या जो इसका स्टाफ है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, जिस चीज की वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा ओवरबर्डन होगा उतना ही ज्यादा एक स्पेशलिस्ट केयर मिलने में आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आने का काम करेगा। दूसरा क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स नहीं है, एडिक्वेट नंबर ऑफ इक्विपमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड मोस्ट एक अच्छा पॉइंट वो क्या देने का काम कर रहा है, कह रहा है देखो ऊपर वाले रीजंस आपको क्या बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की गलती क्या है, भाई उनकी फैसिलिटीज ओवर क्राउडेड है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहां पे सैनिटेशन ठीक नहीं है, वो डायग्नोज नहीं ठीक तरीके से कर रहे, बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम नहीं कर रहे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो कहां से भी है, दैट हैज बीन फ्रॉम द पेशेंट साइड। वो क्या है, दैट इज द कल्चर ऑफ साइलेंस। आपको पता भी चल गया कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या आपका डायग्नोस मिस किया गया है, या आपका ट्रीटमेंट डिले होने का काम कर रहा है। देयर इज अ कल्चर ऑफ साइलेंस फ्रॉम द पेशेंट साइड, उसकी फैमिली की साइड से हो सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल गार्डियन लोग हो सकते हैं, वो एज सच इस चीज के लिए क्या नहीं करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का काम नहीं करते हैं। ज्यादातर टाइम दे रिमेन साइलेंट, ठीक है, जिस चीज की वजह से क्या होता है कि रादर जो ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसे कभी भी आप क्या नहीं कर पाते, टैकल करने का काम नहीं कर पाते हो। ये आपके पास इश्यूज हो गए। फिर इसके बाद वो आपको क्या बताने का भी काम करता है, वो आपको इसके कंटेक्स्ट में कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम भी करता है। सॉल्यूशंस में सबसे पहले वो क्या बोलता है, कह रहा हर एक हॉस्पिटल के अंदर हमने सबसे पहली प्रॉब्लम ही हाइजीन की देखी थी, ओवर क्राउडेड की देखी थी। तो इसके कंटेक्स्ट में वो क्या बोलता है, कह रहा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल आपको क्या बनानी चाहिए, प्रोटोकॉल्स बनाने का काम करना चाहिए, दैट मेडिकल फैसिलिटीज मस्ट इंप्लीमेंट। दूसरा क्या है, कह रहा है डायग्नोस मिस ना हो या कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से होने का काम करे, इसके लिए आपको एक अच्छा करिकुलम, ट्रेनिंग करिकुलम बनाना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन एरर ना हो जाए, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए, सो दैट पेशेंट एक सेफ्टी को अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओ, फॉलो करने का काम कर पाओ। उसी तरीके से फिर वो क्या बोलता है, कह रहा आपके पास एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, व्हाट इज कॉल्ड एज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स आपके पास और भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, ई संजीवनी, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपको
expanding access to safe healthcare services in underserved areas थ्रू डिजिटल क्या हो सकती है, कनेक्टिविटी हो सकती है। इसके कंटेक्स्ट में हम पॉइंट चलाने का काम कर सकते हैं। आपका आर्टिकल भी इस चीज की बात कर रहा है, कह रहा है देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप विद रिस्पेक्ट टू रूरल वर्सेस अर्बन हेल्थ केयर। अर्बन के अंदर क्या है, एक्सेसिबिलिटी भी है, हॉस्पिटल्स भी है, डॉक्टर्स भी है, पेशेंट भी है, इक्विपमेंट भी ज्यादा है। रूरल के अंदर ना तो क्या है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ज्यादातर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ही हैं, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट्स वाले भी नहीं है, ज्यादातर डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं है, दोनों है तो नर्सेज नहीं है, साथ वाला स्टाफ एग्जिस्ट करने का काम नहीं कर रहा है। ऐसे कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली जो आपके पास अंडर सर्व्ड सेक्शंस है, रादर देन गोइंग फॉर अ अनसेफ हेल्थ केयर, कह रहा आप डिजिटल सोल्यूशंस को क्या कीजिए, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का काम कीजिए। डिजिटल सोल्यूशंस ई संजीवनी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो यहाँ पे आप डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप डॉक्टर से पेशेंट कांटेक्ट करवा सकते हो, उसके थ्रू बेहतर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। ये आप लोगों ने पहले भी डाटा देखने का काम किया होगा, दैट फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स कहां पे हैं, दैट आर इन द रूरल एरियाज, लेकिन 70% ऑफ द जो आपके पास हॉस्पिटल बेड्स वगैरह एग्जिस्ट करने का काम कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, दैट आर इन द अर्बन एरियाज। तो ऐसा कुछ आपके पास क्या है, रूरल जो गैप है या अर्बन गैप है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करने का काम करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफडीआई एंड टैक्स हेवन। इसको हमने पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस करने का काम किया था, लेकिन देयर इज अगेन रीसेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमने कुछ चीज़ों को तब भी डिस्कस किया था, लेकिन आप दोबारा से देखते हैं, आपके पास स्पेसिफिकली एक अच्छा डिटेल्ड कवरेज का एनालिसिस है। मैंने तब भी आपको क्लास में ये बताने का काम किया था कि रादर अगर ऊपर से पिक्चर देखने का काम करो तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया में भाई एफडीआई बहुत ज़्यादा आने का काम कर रही है, 83-84 बिलियन डॉलर के अराउंड आ रही है। लेकिन कह रहा आपको हिडन ट्रेंड एनालिसिस को भी देखना होगा कि लेकिन जितनी आ रही है उसका मेजॉरिटी क्या भी है, आउटवर्ड फ्लो जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है, एंड दैट इज अ वरिंग साइन फॉर इंडिया। इसके कंटेक्स्ट में वो क्या बोलता है, कह रहा जो आरबीआई का रीसेंट डाटा है एफडीआई के कंटेक्स्ट में, वो आपको क्या बात बताने का काम कर रहा है कि दैट 56% ऑफ इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई 2024 और 25 में देखने का काम करोगे, इट वेंट टू लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस, जैसे कि क्या हो सकती हैं, सिंगापुर हो सकता है आपके पास, मॉरिशस हो सकता है, यूएई है, नीदरलैंड है, यूके है या स्विट्जरलैंड है। यहां पे क्या कहना चाहता है वो, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक इशू क्रिएट करता है किस चीज का, दैट इफ इट वाज अ रियल एफडीआई और नॉट, क्या वो सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थी या कहीं ना कहीं वो टैक्स हेवन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया गया उस पर्टिकुलर रूट को। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो कहता है कि आरबीआई का डाटा कहीं ना कहीं से प्रूव करने का काम कर रहा है कि अगर इंडिया से ज्यादातर एफडीआई बाहर जाने का काम कर रहा है तो उसमें से मेजॉरिटी कितना है, दैट इज 56%, वो कहां गया है, लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन क्या है, व्हाट आर कॉल्ड एज टैक्स हेवंस, जैसे कि सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूएई है, नीदरलैंड्स है। इससे समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है, एंड देन व्हाट इज टैक्स हेवन। आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स टू एस्टैब्लिश और एक्वायर बिजनेस अब्रॉड ऑफन थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल इन लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, जब आपकी कंट्री के लोग कहीं बाहर इन्वेस्ट करने का काम करते हैं या किसी बिजनेस को एक्वायर करने का काम करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आउटवर्ड एफडीआई बोलने का काम किया जाता है। देन व्हाट इज टैक्स हेवन। टैक्स हेवन वो हैं कंट्रीज जो फेवरेबल टैक्स रिजीम्स प्रोवाइड करती हैं, जहां पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है, जहां पे टैक्स निल है या ऑलमोस्ट 1 से 2% एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा कम है। फंड ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा है फ्लेक्सिबिलिटी है ऑपरेशंस के अंदर, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रजीम जो है एग्जिस्ट नहीं करती, ओवर रेगुलेशन या ओवर एक्टिविज्म ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज है नहीं है। टैक्स रजीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का काम मिलेगा। इस चीज के लिए फिर वो आपको क्या बोलता है, कह रहा अगर ये ट्रेंड आपके पास एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है तो इसका कुछ एनालिसिस होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। सबसे पहले वो आपको क्या बोलता है, कह रहा हाई कंसंट्रेशन देखी जाए। हाई कंसंट्रेशन के कंटेक्स्ट में कह रहा 56% जो एफडीआई रूट है वो 6 ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी देखने का काम किया पीछे। 6 में से कह रहा जो टॉप 3 हैं आपके पास वो कौन से एग्जिस्ट करती हैं, 1 इज सिंगापुर, 2nd इज मॉरिशस एंड 3rd वन इज यूएई। 56% जो आपकी कंट्री से बाहर गया उसका ऑलमोस्ट 22.5% सिंगापुर गया है, ऑलमोस्ट 11% मॉरिशस पहुंचा है एंड ऑलमोस्ट जो 9% है वो कहां पहुंचा है, यूए में पहुंचने का काम किया है। नेक्स्ट वो क्या बोलने का काम कर रहा है, कह रहा ज्वाइंट वेंचर डोमिनेंस। कह रहा जो 60% ऑफ द जो एफडीआई आउटवर्ड एफडीआई है थ्रू दिस डेस्टिनेशंस
वर फॉर्म्ड थ्रू ज्वाइंट वेंचर डोमिनेंस, मतलब आप किसी कंट्री में पहुंचते हो तो आप वहां के लोगों के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने का काम कर लेते हो और किसी ना किसी कंपनी को क्या कर लेते हो, एस्टेब्लिश करने का काम कर लेते हो। लेकिन कह रहा है इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मोटिव भी है। स्ट्रेटेजिक मोटिव जो वहां पे है वो क्या एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है, कह रहा है जो भी फर्म्स बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनके रीजंस कुछ हो सकते हैं, जैसे कि फंड रेजिंग हो सकता है, मैंने बाहर इन्वेस्ट किया सो दैट मैं किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके और पैसे को, कैपिटल को क्रिएट कर पाऊं। इन्वेस्टर कंफर्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल टैक्स रिजीम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रेगुलेटरी रिजीम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एग्जिस्ट कर रही है। देन ये हमने ऑलरेडी देखा, नॉट जस्ट टैक्स मिनिमाइजेशन, ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेपर में इस्तेमाल भी कर सकते हो। कह रहा सिर्फ जो टैक्स है, कम टैक्स होना एक वन ऑफ द बेसिस नहीं हो सकता आउटवर्ड एफडीआई का। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी। फंड रेजिंग अच्छे से मिल सकती है, क्रेडिट आपको अच्छे से मिलने का काम कर रहा है, इन्वेस्टर कंफर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चलने का काम कर रहा है, और रेगुलेटरी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैंने पहले बोला, ओवर एक्टिविज्म ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं फिर वो आपको साथ में क्या भी बताता है, कह रहा है इसका कुछ इंपैक्ट भी होगा। इंपैक्ट आपको कैसे देखने को मिल रहा है, तीन चार चीजों में। सबसे पहले वो आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इट रेजेस क्वेश्चंस ऑफ राउंड ट्रिपिंग एंड पोटेंशियल बेस इरोजन। आई होप सो जिनकी इकोनॉमी हो चुकी है, यू पीपल आर इंडिविजुअल विद बोथ द टर्म्स। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, आप पैसे को कैसे घुमाने का काम कर रहे हो। बेस इरोजन क्या होता है कि जैसे आपका टैक्स का पैसा जो आपको मिलना था वो आपको एसेंशियली मिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसा आपकी कंट्री से बाहर चला गया। एक्सेस टू कैपिटल हो सकता है, क्या अच्छी बात भी हो सकती है। जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एक रेपुटेशन बनती है, बाहर वाली कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे ग्लोबल मार्केट को, आपको ग्लोबल कैपिटल को एक्सेस मिलता है। किसी फॉरेन वेंचर को एक्वायर करोगे, वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो किसी भी ग्लोबल मार्केट से, किसी बैंक से या किसी इन्वेस्टर से अच्छे पैसे मिल सकते हैं आपको। और क्रॉस बॉर्डर डील्स भी क्या करता है, फैसिलिटेट करने का काम करता है। एफडीए के लिए हो सकता है वो, या किसी और चीज के लिए हो सकता है। देन रेगुलेशन के लिए हाईलाइट्स द नीड फॉर क्लियर एफडीआई एंड टैक्स ट्रीटी फ्रेमवर्क्स टू कर्ब मिसयूज। मिसयूज किस चीज का है, मिसयूज इस चीज का है कि रादर अगर लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं टैक्स हेवंस में इस चीज के लिए इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं जस्ट कि हमें इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स, क्योंकि हमारी टैक्सेशन हाई है तो हम टैक्स से बच पाएं, या हम टैक्स से क्या कर पाएं, एस्केप कर पाएं। अगर सच में ऐसा केस है तो इट प्रेजेंट्स अ क्लियर केस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन। तो ऐसे में आपको एफडीआई के रूल्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, उनके अंदर एम्बिग्यूटी को खत्म करना होगा, रादर टैक्स ट्रीटी फ्रेमवर्क्स बनानी होंगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टॉप 3 डेस्टिनेशंस आई, सिंगापुर आया, मॉरिशियस आया आपके पास, या आपके पास फॉर एग्जांपल यूएई आने का काम किया, तो आपको उनके साथ टैक्स ट्रीटी फ्रेमवर्क क्या करना होगा, साइन करना होगा, सो दैट आपको पता चल पाए कि भाई कोई हमारे पैसे को सिर्फ इस चीज के लिए राउंड ट्रिप नहीं कर रहा है, सो दैट इट कैन एस्केप द टैक्स रिजीम इन इंडिया। इसके बाद वो आपसे क्या भी बोल रहा है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ इंडियन फर्म्स इस चीज के लिए कर सकती हैं बिकॉज आपकी कंट्री में हाई टैरिफ्स हैं, या आप अपनी ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस को क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करने का काम करना चाहते हो। दीज मे बी द पॉसिबल रीजंस विद रिस्पेक्ट टू कि लोग आउटवर्ड एफडीआई इतनी ज्यादा क्यों करने का काम कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद इट। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, इससे आगे चलते हैं। फिर आपके पास क्या आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एक्ट। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पहले भी, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ असम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने दोबारा इसकी कुछ पावर्स वगैरह देने का काम किया, तो लेट्स डेवलप ऑन दैट कि क्या है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिस चीज को क्या बोला गया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट क्या हो सकता है 2025, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कौन सा बनाया गया है, व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एक्ट बनाने का काम किया गया है। इसे गवर्नमेंट ने बनाया इस चीज के लिए, इंट्रोड्यूस इस चीज के लिए किया है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द ओवरलैप अमंग मल्टीपल प्री इंडिपेंडेंस लॉज ऑन पासपोर्ट्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, वीजाज, रजिस्ट्रेशंस एंड इमिग्रेशन। सिंपल भाषा में कहें तो हम इस सारे प्रोसेस को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं सारी प्रोसेस को। आगे चलकर आपका आर्टिकल क्या बोलता है, कह रहा है इस आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट ने जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट बनाया है उसकी कुछ क्यू प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर अगेन सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड। सबसे पहले तो क्या है, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल रहेगा इट विल हैव द पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोअर कोर्ट जितनी आपके पास पावर जो है वो एग्जिस्ट करेगी, एनेबलिंग देम टू सेंड इंडिविजुअल्स विदाउट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप टू डिटेंशन और
होल्डिंग सेंटर्स। अगर उन्हें लगेगा कि फॉर एग्जांपल भाई कोई इंडिविजुअल अपना सिटीजनशिप का प्रूफ फर्निश नहीं कर पा रहा है या इलीगल एलियन की तरह एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल को डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर्स में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आई होप सो इसका बैकग्राउंड जो है सभी लोगों को क्लियर है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट सबसे पहले जो आपके पास इशू चल रहा था असम के कंटेक्स्ट में, वहां पे बनाने का काम किया गया था, ठीक है, और उसका पर्पस यही था। अब इसे बड़े लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा वो क्या बोल रहा है, कह रहा जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अरेस्ट वारंट्स को भी इशू कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल फेल्स टू अपीयर, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर सकता है विद मेंबरशिप कैप्ड एट 3, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। अरेस्ट वारंट दे सकते हो अगर आपको बुलाया गया है और आप दे नहीं पाए, और अगर आप अपील करना चाहते हो अपने ऑर्डर के अगेंस्ट तो कर सकते हो कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। फिर इसके बाद वो क्या बोलता है, दो एप्लीकेबल नेशन वाइड। अभी तक के लिए जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है जहां पे एग्जिस्टिंग है, फंक्शन करने का काम कर रहा है, वो सिर्फ कहां पे है, दैट इज ओनली इन असम, जहां पे वेयर 100 आर फंक्शनल आफ्टर द एनसीआर प्रोसेस एक्सक्लूडेड 19 लाख एप्लीकेंट्स। वहां पे अराउंड 100 के करीब क्या है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने 19 लाख एप्लीकेंट्स को एनआरसी प्रोसेस से क्या किया था, एक्सक्लूड करने का काम किया था। बनाए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फंक्शनल अभी सिर्फ कहां पे हैं, दैट आर इन असम। इसके बाद वो क्या बोलने का काम कर रहा है आपको, कह रहा जो ऑर्डर है इट ऑल्सो लीगलाइजेज द रोल ऑफ बॉर्डर फोर्सेस, जैसे कि बीएसएफ है, असम राइफल्स है। आप लोगों ने सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा होगा, इनका काम बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा आता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर, इन प्रिवेंटिंग इलीगल एंट्री बाय रिकॉर्डिंग बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा before sending migrants back. This is a very crucial point with respect to recording biometric and demographic data. रेफ्यूजी को अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्या करने के लिए, देखने के लिए भी हमारी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट तो नहीं है, या उन चीज़ों के लिए डाटा को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करने का काम करेंगे। एंड लास्ट में वो क्या भी बोल रहा है, कह रहा रेफ्यूजल एंट्री जो है इंडिया के अंदर, उसकी प्रोविजंस को एक्सटेंड करने का काम कर दिया गया है। ज़्यादा ग्राउंड जब आपके पास, जैसे कि क्या हो सकती हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, टेररिज्म आ जाएगा उसके अंदर, एस्पियोनाज आ जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एग्जिस्ट करेगा, अगेन वेरी न्यू, साइबर क्राइम भी उसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, नारकोटिक ट्रेड है, फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकती हैं अगर आप उसके लिए कन्विक्टेड वगैरह हो या वांटेड हो, हवाला हो सकता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेन अ वेरी ब्रॉड टर्म, जिसके ऊपर अगेन कुछ ना कुछ इश्यूज को रेज करने का काम किया जाएगा। सो ये कुछ उसकी प्रोविजंस हैं। आगे चलकर जैसे और आएगा तो फिर इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है, जैसे ही क्लैरिटी आती है इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो आज हमने इस करंट अफेयर्स की क्लास में 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने का काम किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को डिस्कस करने का काम किया है, ओबेसिटी को डिस्कस करने का काम किया है, वक्फ एक्ट को हमने डिस्कस करने का काम किया है, देन एफडीआई एंड जो आउटवर्ड आपके पास आउटवर्ड एफडीआई एंड टैक्स हेवंस हैं उसे भी हमने डिस्कस करने का काम किया है। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो इसका जो आपके पास पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम का लिंक इट इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे एंटर करके अपना जो एफडीआई है, सॉरी पीडीएफ है, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।